हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप फ्रेंड्स आप अपने घर पे अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मोरल डेवलपमेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था। मोरल डेवलपमेंट में दोस्तों हमने प्याजे की थ्योरी को कंप्लीट किया था कि प्याजे ने कैसे दो स्टेजेस दे रखी हैं, ऑटोनोमस, हीट्रोनोमस, और उसमें विभिन्न स्टेजेस को हमने जाना था। तो दोस्तों अब हम कोहलबर्ग के दिए गए जो सिद्धांत है, जो इनकी थ्योरी है, उनके बारे में, और जो स्टोरी प्रचलित है जिसे हम हिंज की चोरी का सिद्धांत या फिर जो स्टोरी बोल देते हैं, उसके बारे में डीपली जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली जो हमारी ब्रह्मास्त्र सीडीपी सीरीज है उसका आप हिस्सा बनिए और अपने आगामी सभी टीचिंग एग्जाम्स जो कि आपके जल्द ही देखने को मिलेंगे उनको आप क्लियर करने का एक उचित प्रयास कर सकें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और अपने जो हमारा मोरल डेवलपमेंट है उस चैप्टर को सीखने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात आती है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। नैतिक विकास दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप ठीक या गलत के बीच में अच्छा फैसला, जो कि आपके आगामी दिनों के लिए एक चुनने का जो आपका अंदर की जो क्षमता है, उसे हम नैतिक विकास बोलते हैं। ये बच्चे के अंदर पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद शुरू हो जाती है, और जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो उसका मोरल डेवलपमेंट भी एक उच्च सीमा तक होता है। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में जानेंगे। कोलबर्ग हमारे अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट की विभिन्न स्टेजेस के बारे में जिक्र किया है, और अपना कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, वो हमारी शिक्षा विभाग में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में खूब प्रचलित है, जहाँ से आपके हर प्रश्न में, हर क्वेश्चन पेपर्स में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आपके और आगामी जो आने वाले हैं वहाँ पर आपके विभिन्न प्रश्न आपको देखने को 100% मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कोलबर्ग रिफाइंड द थ्योरी ऑफ प्याजे। दोस्तों कोहलबर्ग ने प्याजे का जो सिद्धांत था उसको दोबारा एक रिप्रचलित, मतलब सही काम से एक दोबारा रिप्रचलित करके, रिफाइंड करके उसको समझाने का प्रयास किया। मेड इज थ्योरी कोहलबर्ग स्टडीड एज थ्योरी विच इज फॉल्स। दोस्तों इन्होंने बताया कि जो एक कहानी के जरिए इन्होंने अपना जो मनोवैज्ञानिक जो ये नैतिक विकास है, मोरल डेवलपमेंट, उसको समझाने का प्रयास किया है। ये इनकी कहानी है दोस्तों, जिसको हम अच्छी तरह जानेंगे। दोस्तों ये कहानी यूरोप की है। यूरोप में, चलो मैं आपको वैसे हिंदी में, ओवरऑल एक हिंदी में आपको मोटे मोटे खाका तौर पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बाकी आप इसमें इंग्लिश में पढ़ लेना दोस्तों बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में एक आदमी था, हिंज नाम का एक आदमी था, जिसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। बीमारी होने के कारण वो अपना मेडिकल जो है जांच पड़ताल करवाता है, डॉक्टर को पता लगाता है, लेकिन वो जो दवाई है वो सिर्फ एक केमिस्ट के पास मिलती है। और एक केमिस्ट के पास जब वो पता करता है तो वो एक रेडियम नामक जो दवाई होती है उसके बारे में, उस समय पर उसके बारे में वो ढूंढने की आवश्यकता कर रहा था। एक आदमी था जिसने वो केमिस्ट वाला, जिसने उसको रेडियम को, मतलब जो रेडियम टाइप जो उसकी उस टाइम पे जो मेडिसिन थी उसको खोज निकाला था, और उसके वो लगभग 150-200 गुना उसके पैसे मांग रहा था। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 5 रुपये की चीज़ है तो 200 रुपये मांग रहा था, इतना ज़्यादा गुना वो उसके डिमांड कर रहा था। दोस्तों हिंज ने उससे बहुत सारा प्रयास किया कि आप में जो है, मेरी पत्नी बीमार है, आप इसका जो है कम खर्चा ले लीजिए ताकि मैं अपनी बीवी को बचा पाऊँ। दोस्तों तो उसने बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी केमिस्ट जो है नहीं माना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टोरी है। यहाँ पर इसने अपनी पत्नी को दिखाया, बाहर निकला, दुविधा में था, डिलेमा में, फिर वो केमिस्ट के पास गया। केमिस्ट में जाने के बाद उसने जो है 2000 रुपये की जो है वो दवाई बताई, और हिंज बोला कि मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये हैं। तो ये एक इंच के लिए मोरल डिलेमा हो गया। दोस्तों इस चैप्टर में आप आगे देखेंगे मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग, ये दो शब्द ऐसे हैं दोस्तों जहां से 100% आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कोहलबर्ग थ्योरी में मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको समझेंगे दोस्तों। ये स्टोरी थी। फिर इसने जो है चोरी कर दोस्तों इसके सामने 2 डिलेमा थे, या तो वो अपनी पत्नी को मरने देता, या फिर चोरी करके अपने आप को चोर कहलवा के एक जेल में चला जाता। तो दोस्तों उसने चोरी का रास्ता चुना। चोरी का रास्ता चुनकर उसने दवाई चुराई और अपनी पत्नी को बचा लिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हिंज के सामने डिलेमा आया था। डिलेमा आने के बाद उसने 2 रास्तों में से एक को चुना। और दोस्तों जो ये प्रक्रिया हम दो ऑप्शन आने की से हम मोरल डिलेमा बोलते हैं, और जो उसने चुन लिया उसे हम मोरल रीजनिंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपकी स्टोरी थी, ये आपने पढ़ लिया कि जो है उसने अपनी पत्नी को बचा लिया और फिर वो पुलिस के थ्रू पकड़ा गया। तो दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें अब निकल के आती हैं, मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग। मोरल डिलेमा इज अ स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व, मतलब एक
असमंजस की एक स्थिति है जब हम सही और गलत के काम को चुनने में संघर्ष मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर मतलब होते हैं कि क्या चुने क्या ना चुने, उसे ही हम नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो गलत के पर्सन मतलब गलत और ठीक के बीच में निर्णय लेने की प्रक्रिया को नैतिक दुविधा बोलते हैं। जैसे दोस्तों जब हिंज उसके पैसे नहीं चुका पाया तो उसने जो है मोरल डिलेमा को फेस किया। तो उसने एक साइड तो था, अगर वो चोरी करता तो पुलिस के थ्रू पकड़ा जाएगा और अगर नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो दोस्तों उसने जो उसके सामने जो वे दो ऑप्शन थे, ये मोरल डिलेमा है। और दोस्तों जो उसने चुन लिया, ये मोरल डिलेमा है दोस्तों। और जो उसने चुन लिया, मोरल रीजनिंग होता है चूजिंग, किसी एक ऑप्शन को चुन लेना ही मोरल रीजनिंग है। मोरल डिलेमा जब तक है जब तक वो चुन नहीं लेता, उसके सामने दो ऑप्शन है, लेकिन उनमें से एक को चुन लेने के बाद उसका मोरल रीजनिंग आता है, मतलब नैतिक तर्कन। उसने एक को चुन लिया दोस्तों। और हमारे हिंद जो थे जिनकी पत्नी बीमार थी, उन्होंने चोरी का रास्ता चुना दोस्तों, क्योंकि वो एक गरीब होने के कारण उन पैसों को नहीं चुका पा रहा था और उसने एक चोर बनने का फैसला किया ताकि उसकी बीबी बच जाए दोस्तों। अगर आप इसके बारे में होते, आपकी क्या राय है इसके बारे में, उसने ठीक किया या गलत, वो आप कमेंट बॉक्स में करके मेरे को जरूर बताना, ताकि आपके भी जो मोरल डेवलपमेंट है उसका हम पता लगा सकें दोस्तों। फिर फाइनली हिंज ने चोरी करने का फैसला किया। ये हमारा मोरल रीजनिंग का एक उदाहरण है। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि जो ये फिर कोलबर्ग जी बात करते हैं कि मोरालिटी की जो है 3 स्टेजेस होते हैं, हर एक के अंदर दो दो उनकी सब स्टेजेस हैं दोस्तों। पहले बात करेंगे 4 साल से लेकर 10 साल के जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्री कन्वेंशनल प्राक रूढ़िता नैतिकता का सिद्धांत दोस्तों। इसमें अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो हैं माता पिता या बड़ों का आज्ञा का पालन करते हैं पूर्ण रूप से, पूरा जो उन्होंने बता दिया रूल्स आर रूल्स। कन्वेंशनल मोरल में देखा गया दोस्तों 10 से 13 साल के जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वे इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर भी 2 स्टेजेस हैं। और दोस्तों फिर बात आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की, उत्तर रूढ़िता नैतिकता। इसके अंदर आगे जो होता है 2 सब स्टेजेस के होते हैं। इसके बाद जो होता है वो हम इसमें आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कृपया इस पे ध्यान बनाए रखना, इस पे कंसंट्रेट करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपके सभी आगामी एग्जाम में जो आपके आने वाले पेपर्स हैं उनमें देखने को आपको 100% मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि नैतिक जो मोरल डेवलपमेंट है उसकी कितनी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं दोस्तों, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। हर एक के अंदर दोस्तों दो सब स्टेजेस हैं, मतलब टोटल 6 सब स्टेजेस हैं। फिर दोस्तों प्रश्न आता है कि जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, प्राक रूढ़िता नैतिकता का स्तर है, उसके अंदर कौन सी एज वाले बच्चे आते हैं? उनके अंदर दोस्तों 2 सब स्टेजेस हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, दंड एंड आज्ञा पालन। दोस्तों इसमें जो है आज्ञा और पालन दंड के बहस पर आधारित होता है। बच्चों को नैतिकता का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। इस अवस्था में बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। इस अवस्था में बच्चा अपने माँ बाप की और अपने आप की कठिनाइयों से बचने को प्राथमिकता देता है। बस अपने आप की कठिनाइयों से बचना होता है उसको। दूसरे को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरे को चोट लगी, दूसरे को हानि पहुंचेगी, उससे कोई मतलब नहीं होता। कोलबर्ग के विचार के अनुसार बालक द्वारा मान्य व्यवहार अपनाने का कारण पुरस्कार प्राप्त करना और दंड से बचना दोस्तों। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस दोस्तों इसके आप नाम से ही समझ गए होंगे। इस अवस्था में बच्चा मानता है कि समाज में बड़े या माता पिता नियमों का एक निश्चित मूल्यों का समूह देते हैं। बच्चों के अनुसार उसे इस नियमों का पालन करना ही होता है और ये 2 रूल होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब ये बदले नहीं जा सकते। अगर उसने इसका पालन नहीं किया तो उसे दंड मिलेगा। दोस्तों मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ। अगर हिंज की चोरी का जो एग्जाम्पल है मैं वो इस अवस्था के बच्चे को देता हूँ, तो इसमें जो है वो बच्चा यही बोलेगा कि उसने गलत किया क्योंकि उसने चोरी की, उसको चोर बोलेगा। वो ये नहीं देखेगा कि अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी जो है पत्नी की जान जा सकती थी। इस असमता मतलब इस सोच विचार में इतना मैच्योरिटी ना होने के कारण इसको इस एज में प्री कन्वेंशनल स्टेज में डाला जाता है। और ये पॉइंट आपको शायद क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। इसके बाद बात आती है दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव ओरिएंटेशन इंडिविजुअल एक्सचेंज। दोस्तों इसके अंदर आता है इस अवस्था में बच्चा अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है, बस दूसरों के अधिकारों को भी समझने लगता है। इन्हीं विचार की वजह से दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास पर समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, यदि बच्चे को बोला जाता है कि वो उसकी पीठ पर खुजली करें तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी पीठ पर खुजली करूँगा, और बच्चा मान लेता है कि मैं तुम्हारी पीठ पर खुजली करूँगा, आप मेरी पर खुजली कीजिए। जैसे दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आपने उसकी पेंसिल को तोड़ दिया तो वो भी आपकी पेंसिल को तोड़ेगा। इंडिविजुअल टिट फॉर टैट के एग्जाम्पल पर वो आधारित हो जाता है दोस्तों।
एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। यदि किसी बच्चे को यह बोला जाए कि राम के बच्चे भूखे थे इसलिए राम ने चोरी की, तो उस बच्चे के अनुसार राम ने सही किया, क्योंकि इसमें बच्चा भूखा था इसलिए उसने चोरी की। दोस्तों इसमें जो है वह सब केंद्र मतलब जो है इंडिविजुअल एक्सचेंज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगली स्टेज है दोस्तों कन्वेंशनल मोरल स्टेज। इसके अंदर दोस्तों 10 से लेकर 13 साल के जो हमारे बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वे इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर 2 सब स्टेजेस हैं, गुड बॉय गुड गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर। दोस्तों इसमें जो है बच्चा माता पिता मतलब बाहर के जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनके सामने नमस्ते आंटी नमस्ते अंकल कर कर अपने आप को अच्छा बच्चा और अच्छा घर से बनने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हम भी जब बचपन थे तो बच्चे जब हमारे बड़े माँ बाप बोलते थे कि बेटा मेरा बेटा बहुत अच्छा ये काम को कर लेगा, तो हम समझते थे कि इस काम को करने के बाद हमें गुड बॉय की श्रेणी में या फिर गुड गर्ल की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार वह समझा जाता है जो दूसरों के प्रति प्रसन्न करे। दूसरों को प्रसन्न करना है, दूसरों की आंखों में एक अपनी इज्जत बनानी, एक हवा बनानी है। दोस्तों इस अवस्था में दूसरों के नजरियों को ही एक मेन प्रेफर किया जाता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये पॉइंट क्लियर। दोस्तों अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें दोस्तों बच्चे को जो कानून की व्यवस्था बता, जैसे रेड क्रॉस क्लियर नहीं करना, अगर कोई मरता है रेड मतलब एम्बुलेंस में मरता है तो मरने दो, रेड क्रॉस जो है आपकी जो रेड लाइट है उसको क्रॉस नहीं करना। इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि सामाजिक प्रक्रिया व्यक्तियों के द्वारा इच्छा से कानून को सम्मान करने के निर्भर करती है। दोस्तों कुल मिलाकर यही है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। किसी बच्चे के पिता को चोट लगने के बाद भी बच्चा जो है रेड लाइट को पार नहीं करता, क्योंकि उसका मानना है कि ये नियमों का पालन है और इसको पालन करने के बाद उसको जो है सजा मिलेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे दोस्तों हम बचपन में थे, अपने माता पिता आपको अपने पिताजी का गुस्सा अगर याद हो तो पिताजी के सीधे जो कानून होते थे कि 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे के बाद जो बच्चा बाहर होगा उसको कड़ी सजा मिल सकती है। इस रूल्स का हम उस उम्र में इतना ज़्यादा प्रयोग करते थे दोस्तों, इतना ज़्यादा फॉलो करते थे कि 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं तो पिताजी जो है गुस्सा हो जाएंगे। तो दोस्तों उस टाइम पर लॉ एंड ऑर्डर होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब हम पोस्ट कन्वेंशनल में आ गए हैं। दोस्तों अब हमें जो अच्छा लगता है वो ही हम करते हैं, और जो उस समय जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक होता है। कई बार जो हम ऑफिस के कामों से भी बाहर अगर रुक जाते हैं तो भी हम 1 मिनट में भी नहीं जी सकते, क्योंकि हमें पता है अब रूल चेंज हो जाते हैं। दोस्तों अब बात आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की। इसमें जो है 13 से ऊपर जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वे इसके अंदर आते हैं। दोस्तों इस अवस्था में वैश्विक चीज़ों पर मतलब जो बच्चा अपने आप काम करना सीख लेता है। अब तक जो था पेरेंट्स का दबदबा था, लेकिन अब जो है बच्चा दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के अंदर, इसके अंदर दोस्तों इस अवस्था में किशोरों का मानना यह होता है कि नियम लोगों के भले के लिए बनाए जाते हैं, परंतु अगर उस नियम को तोड़कर किसी के नुकसान पहुंचता है तो वो नियम जो है तोड़ देना चाहिए। दोस्तों अगर मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं, किसी बच्चे के पिता को चोट लगने के बाद वह रेड लाइट को पार कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि पिताजी, उसके दोस्त के पिताजी मर सकते हैं। तो दोस्तों वो रेड लाइट को पार करने में 1 मिनट भी नहीं झिझकेगा, वो रेड लाइट को पार करेगा और उसे हॉस्पिटल पहुंचाने का एक उचित कार्य करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बच्चा एक मैच्योर भावना दिखाने लगता है कि जो यूनिवर्सल जो हमारे रूल रेगुलेशन है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तोड़े भी जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात आती है दोस्तों यूनिवर्सल एथिकल पीपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। दोस्तों इस अवस्था में जो है हमारे बहुत ही कम और बहुत मैच्योर पीपल्स ही जा पाते हैं। इस अवस्था में नैतिकता के अंतःक्रियन की ओर अग्रसर हो जाता है। और दोस्तों इसमें जो है मतलब अपने सम्मान, यूनिवर्सल एथिक्स मतलब अपने सम्मान के प्रति जो है वो किसी कार्य को करने में, जैसे दोस्तों हमारी उम्र में जब हम 13 से ऊपर मतलब 18 के इस उम्र में आने के बाद जो है वो चोरी नहीं करेगा, छोटे काम नहीं करेगा। जैसे उसको बोल दिया जाए, जैसे पिताजी के जब हम छोटे थे तो पिताजी बोल देते थे कोई भी काम साफ सफाई का फिर पोछा लगाना होता था तो हम कर देते थे। लेकिन दोस्तों बड़े होने के बाद अगर हमारी मम्मी बोलती है कि बेटा पोछा लगा दे तो हम नहीं लगाते, क्योंकि यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल दोस्तों अब हमें जो है अपने जो है न्याय, गरिमा, सम्मानता और मानव अधिकारों की मुख्य मानते हैं। दोस्तों अब हमें शर्म आने लग जाती है। तो दोस्तों ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, दोस्तों इसको और डीपली समझने का प्रयास करेंगे। इस अवस्था में किशोर मानवीय मूल्य मतलब जो उसके प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर सोचते हैं। इस अवस्था में किशोर न्याय, गरिमा, सम्मानता और मानवाधिकारों को मुख्य मानते हैं। जैसे दोस्तों कुछ हमारे विद्यार्थी देखे गए हमारे साथी, वो परीक्षा में नकल नहीं करते, क्योंकि उनके यूनिवर्सल एथिक्स और उनके प्रिंसिपल बन जाते हैं कि हम जो पेपर में नकल नहीं करेंगे और ना ही किसी को बताएंगे और ना ही पूछेंगे। कुछ विद्यार्थी जो है दोस्तों चतुराई के साथ नकल कर लेते हैं, कुछ विद्यार्थी नहीं करते। तो ये
यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन के अंदर ही हम इसको डालने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये सारी स्टेजेस समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे जानेंगे कि प्याजे और कोलबर्ग की थ्योरी जो है उनमें सिमिलरिटी क्या है। दोस्तों प्याजे और कोलबर्ग आल्सो मोर स्टेज ऑन मोरल डिसीजन। दोस्तों मोरल जो हमारे नैतिक जो हमारी चिंतन है उसके ऊपर ही दोनों ने समझाने का जो प्रयास किया है, और दोनों ने स्टेजेस के ऊपर बताया है कि दो एक स्टेजेस के थ्रू ही जो है बच्चा आगे बढ़ता है और स्टेजेस के थ्रू ही आगे बच्चा अपना कार्य करता है और विश्लेषण करता है। दोस्तों अब इसके क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे। जो हमारे कोलबर्ग हैं इनके ऊपर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्रिटिसिज्म पैदा किया। दोस्तों आलोचना इनकी बहुत ज़्यादा हुई। किन किन जो पॉइंट्स हैं उन पे आलोचना है दोस्तों, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जेंडर बायसनेस। कोलबर्ग जी ने हिंज यानी एक पुरुष की ही एक कहानी को अग्रसर रखकर पूरे कोलबर्ग जो हमारा मोरल डेवलपमेंट है उसकी गरिमा को सिद्धांत को बनाने का प्रयास किया है। दोस्तों इन्होंने महिलाओं को इस नज़रिए में नहीं रखा, ना ही उनकी मोरल डेवलपमेंट को, हर एक स्टोरी को, हर एक कॉन्सेप्ट को सिर्फ मेल, एक जेंडर मेल के ऊपर ही बनाने का प्रयास किया। सारी स्टोरी इसके ही चारों तरफ आपको घूमती हुई मिलेगी। दोस्तों दूसरा पॉइंट है एज। दोस्तों एज इन्होंने बताया है कि एक लिमिट आने तक, एक एज डालने के बाद ये जो है मोरल डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। दोस्तों लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर होने के बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को नकार दिया कि सबकी एज मतलब एक समान गति से नहीं चलती और एक समय आने के बाद सबकी डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट नहीं होती। दोस्तों तीसरी चीज़ लेवल ऑफ मोरल थिंकिंग। दोस्तों जो हमारे कोलबर्ग जी हैं इन्होंने 3 लेवल बांटे हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। लेकिन दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो 3 लेवल हैं जरूरी नहीं है कि एक समय पर सभी विद्यार्थियों में देखने को मिले। सभी जो हमारे छात्र हैं, जो आदमी हैं, जो पीपल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें तीनों जो हमारे लेवल्स हैं वे एक समय पर देखने को मिले। और ज़रूरी नहीं है कि तीसरे लेवल में उम्र जाने के बाद उसमें तीसरे लेवल का ही मैच्योरिटी आएगी। हो सकता है वो अभी दूसरे लेवल में हो जो मोरल डेवलपमेंट है और उम्र तीसरे लेवल की हो गई हो। तो ये भी एक इनका क्रिटिसिज्म का मेन पॉइंट बना दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी कोलबर्ग की थ्योरी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना, और अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो इसका हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। क्वेश्चंस में जो है दोस्तों हम विभिन्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको लगाने का प्रयास करेंगे, जिसे हम क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बैंक के थ्रू हम विभिन्न जो हमारे ऑल इंडिया जो है टीचिंग लाइन के मोरल डेवलपमेंट के ऑल इंडिया कहीं भी कोई भी पर्सन आया होगा दोस्तों वो यहाँ लेके आने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों अब हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही मौका आएगा। चाहे आप किसी चीज़ का लगा लिए, सुपर टेट, KVS, रीट का भी अब 23 और 24 जुलाई का, उन विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और दोस्तों DSSS और KVS NVS दोस्तों एक ही मौका मिलेगा। अब पहले कहीं आपको आखिरी बनाना, इसलिए हमें थोड़ी मेहनत आपके लिए करनी पड़ रही है। दोस्तों प्रीवियस ईयर को सारे पेपर हम लेके आ रहे हैं और आपके लिए क्वेश्चन बैंक्स लेके आते हैं। दोस्तों इसके लिए जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।